आप छोटे आपदा स्टार, क्या मेरा परिवार पहले से ही आपके द्वारा पर्याप्त रूप से पीड़ित नहीं है? सुबह सुबह मेरे घर आकर और अधिक परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हो? लिन युआन ने उपहास किया। इसे पीड़ा कहना उसके लिए लगभग एक प्रशंसा थी। वास्तव में उसने उनका क्या नुकसान किया था? क्या उसने अपनी बेटी को किसी और को बेच दिया था ताकि वे भाग्यशाली बन सकें, या क्या उसने अपनी बेटी के नाम पर यह दावा करके कलंक लगाया था कि वह अन्य पुरुषों के साथ संबंध रखती है, जिसके परिणामस्वरूप उसे डूबकर मार डाला गया? अगर उसने सचमुच कुछ बुरा किया है तो लिन योंगले का पैर टूटना चाहिए, लेकिन इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है ना? आखिरकार वह तो सबसे पहले मुसीबत ढूंढने आया था। उसने भी उतनी ही ताकत से जवाब दिया। ये समझते हुए कि लिन जियाजोंग एक चोर नहीं था, लिन युआन ने उससे उलझने की जहमत नहीं उठाई। वह लिन जियाक्सियाओ के दरवाजे पर चिल्लाई, जो कसकर बंद था। यदि आप हंगामा देखना चाहते हैं तो बाहर आएं और देखें। घर के अंदर से झांकने का क्या मतलब है? दरअसल उसने बहुत पहले ही तीसरे कमरे में किसी को घूमते हुए देखा था। उसके चिल्लाने से चौंक कर उस कमरे में मौजूद दंपति ने दबी जुबान में गालियां दीं। जब दरवाज़ा खुला तो लिन जियाक्सियाओ पानी से भरे आंगन में बाहर नहीं निकला। इसके बजाय वह दरवाजे के फ्रेम से टिक गया और अपनी गर्दन के बटनों को बंद करते हुए जम्हाई लेता हुआ बोला, इतनी सुबह सुबह और तुम हमारे दरवाजे पर शोर मचा रहे हो? मेरा मतलब है, लिन युआन, क्या तुमने बहुत पहले ही हमसे संबंध तोड़ नहीं लिए थे? तो फिर आप इतनी जल्दी यहाँ आकर अपना सम्मान क्यों प्रकट कर रहे हैं? ली फैंग ई ने अपने दोनों बेटों के लिए कंबल ओढ़ाए, जो अभी भी पूरी तरह से जागे नहीं थे, और अपने ऊपर एक कपड़ा ओढ़कर अपने पति के बगल में खड़ी हो गईं। लिन युआन पर स्पष्ट रूप से नए कपड़े देखकर उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक झलक दिखाई दी और वह खट्टे स्वर में बोली, ओह, अगर ये लिन युआन नहीं है जिसने अपने लिए एक नया घर बनाया है। क्या अब जब आपके पास अपना नया घर है तो आप हमारे घर में उत्साह की तलाश में आते हैं? आह, मुझे डर है कि आप निराश होंगे। हमारा घर भले ही नया ना हो या लाल ईंटों से बना न हो, लेकिन कम से कम ये लोगों को आश्रय तो दे सकता है। यह बारिश से नहीं गिरा है। तीसरे कमरे में रहने वाला ये जोड़ा अब भी उसी पुराने धर्रे पर चल रहा था। अनेक सबक सिखाने के बावजूद भी उसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा था। लिन युआन ने मन ही मन अपना सिर हिलाया, उनके संदेह को खारिज कर दिया। अब लिन परिवार में केवल लेडी माँ और लिन योंगचेंग ही संदिग्ध बचे थे। यह अज्ञात था कि लेडी माँ क्या कर रही थीं। बाहर इतना शोर था, फिर भी वह शांत रहीं और बाहर आए बिना अंदर ही रहीं। जैसे ही वह दोबारा चिल्लाने वाली थी, उसने लेडी माँ को, जिनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, बॉस के कमरे से बाहर निकलते देखा। ये सिर्फ काले घेरे की बात नहीं थी, उसका लगभग पूरा चेहरा काला था और उसके बाल बिखरे हुए थे, जिससे स्पष्ट था कि वह अभी अभी जागी थी। लिन युआन और दरवाजे पर जमा भीड़ को कार्रवाई की एक झलक पाने की कोशिश करते देख लेडी माँ की आंखों में घबराहट की झलक दिखाई दी। ये संक्षिप्त था, लेकिन तेज तर्रार लिन युआन ने इसे पकड़ लिया। तुम छोटे आपदा स्टार, तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो, बाहर निकलो, यहाँ आकर हमें परेशानी मत दो। खराब किस्मत। जिस क्षण उसने यह बात कही, वह लिन युआन को दूर भगा रही थी, मानो वह चाहती थी कि वह कभी सामने न आए। यदि ये दोषी विवेक का संकेत नहीं था तो क्या था? लेडी माँ के संदेह से आश्वस्त होकर लिन युआन लाल ईंटों के बारे में पूछताछ करने ही वाली थी कि उसने जिया झेंग को अपने पीछे से फुसफुसाते हुए सुना, चोर को पकड़ने के लिए पहले चोरी का सामान पकड़ो। लिन युआन की आंखें चमक उठी जब उसने अपने मन में गणना की। बिना सबूत के लेडी माँ से सीधे पूछना व्यर्थ होगा, वह निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करेंगी। चोरी का सामान मिलना स्पष्टतः सबसे प्रत्यक्ष और शर्मनाक सबूत होगा। उसकी नज़र पूरे आंगन पर पड़ी, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। आखिरकार वह कई वर्षों से पुराने घर में रह रही थी और अच्छी तरह जानती थी कि चीज़ें कहाँ छिपाई जा सकती हैं। वर्तमान में पूरा प्रांगण खाली था। लेडी यांग रसोई में बिना कुछ छिपाए खाना बना रही थी और यह स्पष्ट था कि वहाँ कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा। न तो तीसरे कमरे वाला दंपति और न ही लेडी माँ कभी भी चोरी की गई लाल ईंटों को किसी और के कमरे में छिपाएंगे। इससे लेडी माँ का अपना कमरा बच गया, लेकिन लिन जियाजोंग के हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इसकी जानकारी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि लेडी माँ ने लिन जियाजोंग की जानकारी के बिना ईंटें छिपा दी हों? लिन जियाजोंग न तो मूर्ख था और न ही बहरा, वह इतनी सारी ईंटों को बार बार आगे पीछे हिलाने की आवाज़ कैसे नहीं सुन सकता था? और अब लिन युआन की निगाहें उस कमरे पर टिकी थीं जहां लिन योंगचेंग था, ये जानते हुए कि लिन योंगले की घटना के बाद से ये लिन योंगचेंग भी बहुत अच्छा व्यवहार करने लगा था। हर दिन स्कूल के बाद लिन फुगुई की बैलगाड़ी से घर लौटता था और अच्छा लड़का बनता था। लेकिन इस समय तक वह अभी तक उठकर घर से बाहर नहीं निकला था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अंदर चोरी का सामान ठिकाने लगा रहा था? अरे छोटे आपदा स्टार, क्या आप अभी तक नहीं जा रहे हैं? तुम मेरे घर के आसपास क्यों घूम रहे हो? चलो। लेडी माँ के चिल्लाने से लिन युआन की सोच बाधित हो गई।
लियू लिमिन, जो पास में खड़ा था, ने दिवास्वप्न देख रही लिन युआन को पकड़ लिया और बाहें चढ़ाकर उपहास किया। हाँ, मैं कहता हूँ, प्रिय भाभी, आप हमें भगाने के लिए बहुत उत्सुक लगती हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम कुछ गलत करने की फिराक में हो और तुम्हें डर है कि हम तुम्हारा पर्दाफाश कर देंगे, है ना? लेडी माँ पहले से ही दोषी महसूस कर रही थीं, और अब तो उनके पास कहने के लिए शब्द भी नहीं थे। उसने कौन सा घिनौना काम किया होगा? उसका बेटा कल ही जेल से रिहा हुआ है। वह बस इस बात से चिंतित थी कि ये लोग उसके बेटे की अपमानजनक स्थिति को देखेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। तुम बदजुबान लड़की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप शादी नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही जैसे घर पर आपका छोटा सा डिजास्टर स्टार। तुम्हें जीवन भर बूढ़ी नौकरानी बनकर रहना ही होगा। लियू लिमिन लेडी फैंग की यह शिकायत सुनकर लगभग कठोर हो गई थी कि वह घर पर बूढ़ी नौकरानी है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त कर सकती थी जो उससे पूरी तरह से असंबंधित हो और उसके निजी मामलों पर सीधे उसके सामने उंगली उठाए। वास्तव में, मैं, ली लिमिन, शायद इस जीवन में एक बूढ़ी कुंवारी बनने के लिए अभिशप्त हूँ। अफसोस, मैं इतनी भाग्यशाली नहीं थी कि मुझे आप जैसी माँ मिली, जो मुझे एक छोटी रखैल बनाने के लिए मौत के कगार पर खड़े किसी बूढ़े को बेचने को तैयार होती। तब मुझे सचमुच जीवन भर बूढ़ी नौकरानी बने रहने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अफसोस, मेरी माँ मुझे इतना प्यार करती हैं कि वे मुझे अपने बुढ़ापे में विधवा नहीं बनने देंगी। ओह ठीक है, मुझे घर पर लाड़ प्यार मिलना ही होगा। हा। दर्शक लियू लिमिन के शब्दों से चकित थे, खासकर जब उन्होंने उसके हाथ फैलाते समय चिंता और लाचारी के मिश्रित भाव देखे, मानो वह वास्तव में लिन सियू से ईर्ष्या करती हो जिसे उसकी जन्म देने वाली माँ ने छोटी उपपत्नी बनने के लिए बेच दिया था। लेडी माँ का चेहरा लाल और सफ़ेद रंग में बदल रहा था। अगर उन्हें ये बताना हो कि उनका सबसे बड़ा अफसोस क्या है, तो वह ये होगा कि उन्होंने अपने बेटों के भविष्य की खातिर अपनी बेटी को मास्टर मजिस्ट्रेट के परिवार में भेज दिया। लेकिन इसका क्या? लिन सियू अब मास्टर मजिस्ट्रेट के घर में एक अच्छा जीवन जी रही थी, है ना? कल ही उसने किसी से पूछताछ की थी और उसे पता चला कि उसकी बेटी अबली हवेली में सबसे पसंदीदा है। तो क्या हुआ अगर वह एक रखैल थी? जब तक उसकी बेटी को बेटा होगा, वह अपना बाकी जीवन आराम से जी सकेगी। इन विचारों के साथ उसने इतना ही कहा। इससे पहले कि लिन युआन और लियू लिमिन जवाब दे पाते, ली फैंग ई, जो उत्साह देखने के लिए वहां मौजूद थे, ने पहले उपहास किया। लेडी माँ भोली थीं, लेकिन वह भोली नहीं थीं। उसकी चाची ने उसे बहुत पहले ही बता दिया था कि जिस दिन लिन सियू को ली हवेली में लाया गया था, लेडी जिन ने पहले ही उसके पे में बांझापन की दवा मिला दी थी। लेडी जिन के भाई के पास एक दवा की दुकान थी, उसके लिए ऐसी दवा पाना कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना? लेडी माँ ने यह मूर्खतापूर्ण आशा पाल रखी थी कि उनकी बेटी किसी दिन पुत्र को जन्म देगी। ये कितनी भ्रांतिपूर्ण बात थी। मैडम काउंटी मजिस्ट्रेट की रणनीति के साथ, क्या वह वास्तव में किसी प्रतिद्वंद्वी को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देंगी? लेडी माँ ने ली फैंग ई की अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन लिन युआन, जो सभी को देख रहा था, ने इसे पकड़ लिया। उसे अचानक वह छोटी बच्ची याद आ गई जो उसे शैंडे हॉल में मिली थी जब वह गोजी बेरी बेचने गई थी, जिसे न केवल बिना पैसे दिए दवा मिल गई थी बल्कि फार्मेसी के क्लर्कों ने भी उसके साथ बहुत सम्मान से व्यवहार किया था। वह जरूर किसी धनी परिवार से होगी। उस दिन मोटे आदमी ने जो कुछ कहा था, उसे जोड़कर लिन युआन ने अंतर्निहित संबंधों को काफी हद तक समझ लिया था। शांडे हॉल का मालिक काउंटी मजिस्ट्रेट की मैडम का अपना छोटा भाई था, और जिन मैंशन के साथ अपने व्यवहार से उसने जो सीखा था, उसके अनुसार काउंटी मजिस्ट्रेट की मैडम का केवल एक ही सगा भाई था, यानी जिन यूयू के पिता, जो जिन परिवार के अगले परिवार के मुखिया थे। तो ये छोटा भाई केवल दूसरी शाखा का दूसरा स्वामी हो सकता है, यानी जिन लिंगलिंग का पिता। उस मोटे आदमी ने सचमुच ही बिना बारी के बोलने का साहस किया। वह केवल चचेरा भाई था और फिर भी उसने दावा किया कि वह सगा भाई है। ऐसा लगता है कि लड़की लेडी जिन की निजी नौकरानी होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह किस तरह की दवा खरीदने गई थी। लियू लिमिन को अपनी छोटी उपपत्नी बेटी के मामलों के बारे में लेडी माँ के साथ बहस करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। उसने हाथ हिलाते हुए कमर पर हाथ रखकर कहा, अरे वाह, चूंकि आपकी बेटी इतनी अद्भुत है, तो आप, उसकी माँ, उन गंदे कामों को करने के लिए क्यों गिर गईं जो केवल छोटे चोर ही करते हैं? आप वास्तव में अपनी बेटी को बदनाम कर रहे हैं। जैसे ही लियू लिमिन ने ये शब्द कहे, लेडी माँ को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उनका दिल आशंका से बेतहाशा धड़कने लगा। क्या ये हो सकता है कि उनके बेटे की स्थिति उजागर हो गई हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर गांव वालों को पता चल गया कि उसके बेटे का न केवल पैर टूटा है और वह जेल में बंद है, बल्कि वह पागल भी हो गया है, तो उसकी शादी कैसे होगी? उसे अभी भी अपने पोते को गोद में लेने की जरूरत थी। अब तक लेडी माँ ने यह आशा छोड़ दी थी कि लिन योंगले को कोई विद्वान सम्मान प्राप्त होगा। वह केवल यही चाहती थी कि उसका बेटा जल्दी से होश में आ जाए और उचित ढंग से विवाह कर ले। हालांकि लिन युआन और अन्य लोगों को लेडी माँ की प्रतिक्रिया किसी ऐसे व्यक्ति की दोषी प्रतिक्रिया लग रही थी जिसके कुकर्म उजागर हो गए थे।
लिन जियाजोंग को अभी भी पता नहीं था कि क्या हो रहा था। लिन युआन और उसके समूह की आरोप लगाने वाली मुद्रा को देखकर और फिर अपनी ही महिला को अपराधबोध से कांपते हुए देखकर उसे सचमुच विश्वास हो गया कि उसने उसकी पीठ पीछे जाकर फिर से कुछ भयानक काम किया है। इस बार तुमने क्या किया? वह धीमी आवाज में चिल्लाया, जिससे लेडी माँ चौंक गईं, जिनके कंधे स्पष्ट रूप से हिल रहे थे। उसने तुरंत ऊपर देखा और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने हाथ हिलाए। कुछ नहीं, घर के मुखिया, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या मैं घर पर ही बैठकर आहले से समाचार की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ? सच में, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेडी माँ द्वारा लिन योंगले का जिक्र सुनकर लिन जियाजोंग ने अपनी लाल आंखों से चेतावनी देते हुए उसे घूरा। वह पिछली रात ठीक से सो नहीं पाया था और उसकी आंखें रक्तवाहिकाओं से भरी हुई थीं। ऐसी चमक से लेडी माँ का दिल डर से धड़कने लगा। पर्याप्त, नाटक करना बंद करो, तुम दोनों। एक वरिष्ठ के रूप में लियू लिमिन ने स्वाभाविक रूप से लिन युआन के लिए कार्यभार संभाला, विशेष रूप से लिन जियाजोंग द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए बेशर्म समूह के खिलाफ, और स्पष्ट रूप से चीजों को प्रकाश में लाया। कल रात बारिश हुई और मेरे घर के निर्माण के लिए लाल ईंटों में से आधी गायब हो गईं। जमीन पर चारों ओर पैरों के निशान थे। वे पैरों के निशान सीधे आपके घर तक ले जाते हैं। बोलो, लेडी माँ, तुम्हारा इरादा क्या है? आपकी बेटी पहले से ही मास्टर मजिस्ट्रेट की पसंदीदा छोटी उपपत्नी है। क्या आप में इतनी कमी है कि आपको कुछ ईंटें चुराने की जरूरत पड़ेगी? या शायद आपने उन्हें विशेष रूप से लिन युआन के परिवार के लिए परेशानी पैदा करने के लिए चुराया है? ये सुनकर कि वे ईंटों के लिए यहाँ आए थे और लिन योंगले का मजाक उड़ाने के लिए नहीं, लेडी माँ ने राहत की सांस ली। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से शांत हो पाती, उस पर एक गंभीर अपराध का आरोप लगा दिया गया, चोरी का। वह लिनसियू की माँ, क्या उसे ईंटें चुराने के लिए इतना नीचे गिरने की जरूरत थी? वे उसे कम आंक रहे थे। लियू लिमिन, अपने शब्दों पर ध्यान दें। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने चोरी की? लिटिल डिजास्टर स्टार के घर के पास से गुजरने वाले बहुत से लोग हैं, आप कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि वे ईंट चोर के पच्चेन हैं? हम्फ, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया था, लेडी माँ ने सीधी पीठ और आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, और उसे जमकर डांटा। हम्फ, लियू लिमिन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके उग्र और आक्रामक स्वभाव के अलावा आप इतने मूर्ख भी हो सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कोई भी आपसे शादी करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि आप सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते। कल्पना कीजिए, यदि ऐसी बहू किसी परिवार में आ जाए, तो क्या ससुराल वालों पर प्रतिदिन गलत आरोप नहीं लगाए जाएंगे और उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा? हो सकता है कि अगर आपके घर में कोई स्टीम्ड बन खो जाए, तो आप किसी को सिर्फ अपने दरवाजे के पास से गुजरने के लिए दोषी ठहराएंगे। लियू लिमिन ने आश्चर्य से कहा और लेडी माँ को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया। इससे पहले वह लेडी यांग के साथ तभी अधिक बातचीत करती थी जब वह अपनी बड़ी बहन के घर पर होती थी और लेडी माँ के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लेडी माँ इस तरह अपनी बात पर अड़ी रहेंगी। उसने सचमुच उन्हें कम आंका था। लिन युआन भी उलझन में पड़ गया। लेडी माँ ने स्पष्ट रूप से अपराध के संकेत दिखाए थे, लेकिन ईंटें चुराने का आरोप लगने पर वह अचानक दृढ़ क्यों हो गईं? क्या ये हो सकता है कि वह सचमुच चोर नहीं थी? मूल रूप से लिन युआन को संदेह था कि माँ और बेटा एक साथ इसमें शामिल थे, लेकिन अब जब लेडी माँ का संदेह समाप्त हो गया था, तो केवल लिन योंगचेंग ही बचा था। लिन युआन के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह कुछ हद तक इसी का इंतजार कर रही थी। जुमा टाउन स्कूल के छात्र के रूप में उन्होंने आधी रात को चीजें चुराने का साहस किया। क्या ऐसा खराब आचरण वाला छात्र वास्तव में स्कूल में रह सकता है? जिया झेंग, जो उसके पीछे था, उसे भी मामले की मूल बात समझ आ गई। उसने पीछे से लिन युआन की आस्तीन को धीरे से खींचा और उसे बगल वाले कमरे की ओर देखने का संकेत दिया। दरअसल एक छोटा सा काला सिर चुपके से खिड़की के आसपास घूम रहा था। लिन युआन खुद को उपहास करने से नहीं रोक सकी। लिन योंगचेंग एक चूहे की तरह थी, जो अभिनय करने की हिम्मत तो करती थी, लेकिन स्वीकार नहीं करती थी। जब उसने उसे वेश्यालय जाते हुए पकड़ा था, तो उसने स्वयं आगे आने की हिम्मत नहीं की थी, बल्कि अपने छोटे भाई को भेज दिया था। और अब ये वही था। वह सचमुच आश्चर्यचकित थी कि लिन जियाजोंग और उनकी पत्नी ने अपने बच्चों को कैसे शिक्षित किया, क्योंकि उनमें से एक भी सफल नहीं हुआ। लिन युआन ने अपनी चाची को रोकते हुए, जो अभी भी लेडी माँ के साथ बहस करने की कोशिश कर रही थी, मुस्कुराते हुए कहा, चाची, जैसा कि कहा जाता है, चोर को पकड़ने के लिए लूट को पकड़ो। उन्होंने उस दिन बिना सबूत के मुझे बदनाम किया, ये कहते हुए कि मेरा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है। आज अगर हम सबूत पेश नहीं करते हैं, तो मुझे डर है कि वे हम पर भी विश्वास नहीं करेंगे। ये कहकर लिन युआन उस कमरे की ओर चल पड़ा जहां लिन योंगचेंग रहता था। लिन युआन को उस कमरे की ओर जाते देख लेडी माँ अचानक चिल्लाई, जमीन पर पड़े गड्ढों को भी नजरअंदाज करते हुए, और कमरे के दरवाजे को कसकर पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, जिससे वह पास नहीं आ सका। लिन युआन ने भौहें चढ़ाईं और खुद से सोचने लगी। लेडी माँ को इस बात का पता नहीं होना चाहिए था कि उनके बेटे ने कुछ चुराया है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी।
क्या ऐसा हो सकता है कि इस कमरे में कुछ और भी था जो दिखाई नहीं दे रहा था? मैं कहता हूँ, लेडी माँ, क्या आपने हम पर अविश्वास नहीं किया? अब जब हम सबूत हासिल करने वाले हैं तो आप हमें ऐसा क्यों नहीं करने देंगी? लिन युआन ने लेडी माँ की ओर एक भान उठाए। लेडी माँ हकलाते हुए समझाने की कोशिश कर रही थी, ये कमरा वह है जहाँ मेरे 2 बेटे रहते हैं। तुम, एक जवान औरत, एक आदमी के कमरे में कैसे प्रवेश कर सकती हो? इसके अलावा, क्या आपने यह नहीं कहा था कि जो चीज़ गायब थी वह एक ईंट थी? कौन उस कमरे में ईंट छिपाएगा जहाँ वे रहते हैं? तुम्हें कहीं और देखना चाहिए, यहाँ निश्चित रूप से कुछ भी नहीं है। लिन युआन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। लेडी माँ, क्या आपने कभी यह मुहावरा सुना है, जितना अधिक आप छिपाने की कोशिश करते हैं उतना ही अधिक आप प्रकट करते हैं? लेडी माँ को इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उनके बगल में खड़े लिन जियाजोंग को समझ आ गया। अब तक उसे समझ आ गया था कि उसकी पत्नी इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दे रही थी। सच कहें तो वह खुद भी नहीं चाहते थे कि लिन योंगले के मामले उजागर हों। केवल पैर टूटना ही काफ़ी शर्मनाक था, अब मानसिक रूप से अस्वस्थ होना तो और भी शर्मनाक है। ऐसे मूर्ख और विकलांग बेटे के साथ भविष्य में जब वह बाहर जाएगा तो वह अपना सिर भी नहीं उठा सकेगा। दूसरी ओर, यदि तीसरा जोड़ा अभी भी यह नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा है, तो वे बहुत मूर्ख होंगे। दंपति ने एक दूसरे की ओर देखा और लिन जियाक्सियाओ अपने बड़े भाई को लिन युआन को भगाने में मदद करना चाहता था, लेकिन ली फेंग यी ने उसे रोक दिया। क्या आप बेवकूफ़ हैं? क्या आपने नहीं देखा कि उस छोटे से आपदा स्टार का पीछा कौन कर रहा है? फूमन बिल्डिंग के युवा मास्टर उसके लिए खड़े होने आए हैं, और आप अभी भी सोचते हैं कि पिछली बार हमने जो चांदी का भुगतान किया था वह पर्याप्त नहीं था। 50 टन चांदी के दर्दनाक नुकसान के बारे में सोचते हुए लिन जियाक्सियाओ ने दर्द में अपनी गर्दन सिकोड़ ली और दरवाजे की चौखट पर झुककर उत्साह को देखना जारी रखा। लेडी माँ अभी भी हठपूर्वक दरवाज़ा रोक रही थी और लिन युआन का धैर्य लगभग समाप्त हो गया था। जैसे ही वह धमकी देने वाली थी, उसने देखा कि उसकी चाची ने लेडी माँ की कलाई पकड़ ली और उसे एक तरफ खींच लिया। दुबली पतली दिखने के बावजूद उसकी चाची वास्तव में काफ़ी मजबूत थी, विशेषकर लेडी माँ के साथ व्यवहार करते समय, जो पिछली रात अपने छोटे बेटे की स्थिति के बारे में रो रही थी और चिंतित थी तथा ठीक से सो नहीं पाई थी तथा बहुत थकी हुई लग रही थी। लियू लिमिन कुछ हद तक दयालु थे और उन्होंने चाकू से धमकी नहीं दी, जैसा कि लिन युआन ने अतीत में किया था। लेडी माँ को लड़खड़ाने के बाद वह लिन युआन और जिया झेंग की ओर मुड़ी, जिनकी आंखें खुली हुई थीं, और उपदेश देते हुए बोली, यदि आप अपने हाथों का उपयोग कर सकते हैं तो बहस करने में समय बर्बाद न करें। लिन युआन का मुंह थोड़ा सा हिल गया क्योंकि वह चुपचाप अपने भावी चाचा के लिए चिंतित थी। हालांकि जिया झेंग ने अपनी चाची के स्वभाव की बहुत सराहना की और उन्हें चुपके से अंगूठा दिखाया। दरवाज़ा खोलें, अंदर के लोग, दरवाज़ा खोलो। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जब उन्होंने लेडी माँ को बाहर से दरवाज़ा बंद करने से रोका तो अंदर मौजूद लिन योंगचेंग ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। लियू लिमिन काफ़ी देर से दरवाज़ा खटखटा रही थी, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था और वह चिंतित हो रही थी। लिन युआन की नज़रें इधर उधर घूम गईं जब उसने देखा कि लेडी माँ और उनके पति फिर से आगे बढ़कर उन्हें रोकना चाहते हैं। वह दर्शकों की भीड़ पर चिल्लाए, क्या आप सभी लगातार यह नहीं कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं चुराया है? अब तुम दरवाज़ा खोलने से भी क्यों डरते हो? अरे, क्या ये हो सकता है कि आपके परिवार में सचमुच कोई चोर हो? ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है? आज उन्होंने मेरे घर से चोरी की, क्या होगा अगर वे कल से बाकी सभी के घर से चोरी करना शुरू कर दें? उसकी चीख सुनकर वहां मौजूद लोगों को एहसास हुआ कि लड़की की बात में दम है। यद्यपि लिन परिवार ने वर्षों से अनेक असंगत व्यक्तियों को देखा था, फिर भी एक चोर होना वास्तव में अभूतपूर्व था क्योंकि वे सभी एक ही गांव से थे तथा एक दूसरे से दिन रात मिलते रहते थे। इसके अलावा 8 या 10 पीढ़ियों पहले तक सभी के पूर्वज एक ही रहे होंगे। लेकिन अब चूंकि गांव में चोर आ गया है, इसलिए वे अपने दरवाजे खुले छोड़ने में सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे और उन्हें अपने घरों की चोरी से बचने के लिए रात को सोने से पहले दरवाजे ठीक से बांधने होंगे, है ना? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हालांकि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, हमारे गांव में चोर नहीं हो सकता। जियाजोंग, मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हारा आचेंग दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं करता तो क्या इसकी वजह यह है कि उसने सचमुच कुछ चुराया है? अरे, घबराए नहीं, अगर आपके लड़के ने चोरी नहीं की है तो ये सबसे अच्छा परिणाम है। लेकिन ये दरवाज़ा तो खोलना ही होगा ताकि हम सब देख सकें और अपने मन को शांत कर सकें, है ना? हाँ, वास्तव में, बिल्कुल, यही विचार है। बस दरवाज़ा खोलो और हमें देखने दो। यदि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आपको अपने दरवाजे पर दस्तक से डरना नहीं चाहिए। चूंकि घर में कुछ भी नहीं है तो इसे खोलने में क्या हर्ज है? दुनिया में एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती, वह है जनभावना, विशेषकर तब जब लगभग आधा गांव आपसे कुछ करने की मांग कर रहा हो।
लिन जियाजोंग का बूढ़ा चेहरा जिगर का रंग बदल गया, क्योंकि वह एक तरफ अपनी पत्नी और बेटे के बीच फंस गया था और दूसरी तरफ ग्रामीणों की अधीरता स्पष्ट रूप से बढ़ रही थी। उनके उत्सुक व्यवहार को देखते हुए यदि उन्होंने शीघ्र ही दरवाजा नहीं खोला तो वे झुंड बनाकर उनके घर में घुसने की संभावना रखते थे। लिन युआन चुपचाप तमाशा देख रहा था और बदलाव के लिए बाकी सब की जांच के तहत लिन जियाजोंग को पसीना बहाते हुए देखकर आनंद ले रहा था। अच्छा लग रहा है ना? लियू लिमिन, जो पहले से ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, धीरे से बुदबुदाए, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, बस उस दरवाजे को लात मारकर अंदर कर दो। दरवाज़ा तोड़ना तो आसान था, लेकिन इसके परिणामों से निपटना कठिन होता। ग्रामीणों की धमकी और अनुनय के मिश्रण से मजबूर होकर लिन जियाजोंग के पास लिन योंगचेंग को दरवाजा खोलने का निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार उन्हें अपने बेटे पर विश्वास था, जिस पर उन्हें भरोसा था कि वह इतने कम लाभ के लिए इतना नीचे नहीं गिरेगा। फिर भी इस बार उन्होंने अपने बेटे का अधिक आकलन कर लिया था। जब से लिन जियानलिंग को दौरा पड़ा और लिन योंगले को कैद कर लिया गया, तब से परिवार की सारी चांदी का उपयोग लिन जियाजोंग ने यमन के पहियों को चिकना करने के लिए किया था। लिन योंगचेंग, लिन जियाजोंग और उनकी पत्नी या लिन जियानलिंग के परिवार से चांदी प्राप्त करने में असमर्थ थे और लंबे समय से बेसहारा थे। चांदी के बिना उसके पास अब हर दिन अपने बेकार दोस्तों के समूह के साथ घूमने का कोई साधन नहीं था। स्कूल के बाद वह घर वापस जाता और दावा करता कि वह अच्छा व्यवहार वाला और आज्ञाकारी है, लेकिन सच्चाई ये थी कि अब उसके पास बर्बाद करने के लिए पैसे नहीं थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें मूत्र और मल की बदबू का सामना करना पड़ा, जिससे लिन युआन और अन्य लोगों को अचानक आई दुर्गंध से बचने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ा। लियू लिमिन ने घृणा से अपनी नाक सिकुड़ी और किनारे हटकर पूछा, ये कैसी गंध है? ये तो शौचालय जैसा ही है। लेडी माँ, जो किनारे पर इंतजार कर रही थी, एक पागल औरत की तरह कमरे में घुस गई और बिस्तर पर रजाई और गद्दे पकड़ लिए। बिना एक नज़र डाले उसने उन सभी को लपेट लिया और उन्हें अपनी छाती से कसकर चिपका लिया। जब वह पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि दरवाजे पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी, जो ये हंगामा देखने के लिए उत्सुक थी। लेडी माँ ने शर्मिंदगी भरी हंसी छिपाते हुए कहा, हम कल रात भारी बारिश हुई थी, शौचालय से सीवेज बह निकला था, ये कमरा इतना पास है, जाहिर है इसमें से बदबू आ रही है। हे। लिन युआन 7 या 8 साल से पुराने घर में रह रही थी, उसे कैसे पता नहीं चला कि शौचालय दक्षिण पूर्व कोने में था और लिन भाइयों, लिन योंगले और लिन योंगचेंग के कमरे सबसे अनुकूल स्थान पर थे। सीवेज की बात तो भूल ही जाए, यदि पूरा पुराना घर भी जलमग्न हो जाए तो भी इस कमरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अपनी नाक के सामने हाथ लहराते हुए लिन युआन ने निर्दयता से लेडी माँ के झूठ का पर्दाफाश किया, चाची, आप वास्तव में बहुत मजा किया है। शौचालय दूसरी तरफ है, आंगन में कोई सीवेज नहीं है, तो इस कमरे में कैसे हो सकता है? लेडी माँ बस जवाब देने ही वाली थी कि लिन युआन ने उनकी बाहों में पड़े बिस्तर की ओर इशारा करते हुए आश्चर्य से कहा, ओह, आप अपने बेटे के बिस्तर के साथ क्या कर रही हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर ईंटें छिपी हों? लिन युआन बिस्तर की ओर देखने के लिए मुड़ा, जहां लिन योंगले अभी भी सो रहा था, सीधा और शांत लेटा हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ कि लिन योंगले को जेल से रिहा कर दिया गया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसका पैर पूरी तरह टूट गया था। जैसे ही लिन युआन ने ये व्यंग्यात्मक विचार सोचे, उसने मुड़कर किनारे खड़े लिन योंगचेंग की ओर देखा। दूसरी ओर वह साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था, उसके कपड़ों पर बारिश की एक भी बूंद या कीचड़ का एक भी कण नहीं था, वह स्वाभाविक रूप से स्वच्छ था। स्वाभाविक रूप से ऐसे भयानक मौसम में ग्रामीण लोग साफ कपड़े नहीं पहनेंगे, यदि पिछले दिन के कपड़े गीले न हो गए हों। इसका कारण यह नहीं था कि गांव वालों के पास पहले से ही बहुत कम कपड़े थे और वे तामझाम की परवाह नहीं करते थे। आखिरकार बाहर तो सब कुछ गंदा था, यदि संभव हुआ तो पहले से गंदे कपड़ों को एक अतिरिक्त दिन के लिए पहना जाएगा। लिन युआन द्वारा पूछे जाने पर लेडी माँ अपना सिर हिलाती रहीं और उन्होंने बिस्तर को अपनी बाहों में और भी कसकर पकड़ लिया। नहीं, इस बिस्तर में ईंटें कैसे हो सकती हैं? मजाक करना बंद करो। लेकिन लिन युआन इसे जाने नहीं दे रहा था। बेशक वह जानती थी कि वहाँ कोई ईंट नहीं हो सकती, लेकिन वह वास्तव में जानने को उत्सुक थी कि अंदर क्या हो सकता है। कमरे में प्रवेश करते समय महसूस हुई बदबू के साथ लिन युआन को एक गहरा संदेह हुआ। गांव वालों को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और वे लेडी माँ से बिस्तर खोलकर सबको दिखाने के लिए कहने लगे। जब वे कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने चारों ओर देखा था और वास्तव में अंदर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां ईंटें छिपाई जा सकें। हालांकि लेडी माँ के असामान्य व्यवहार ने सभी को संदेह करने का एक अच्छा कारण दे दिया था। ईंटें बिस्तर में छिपाई गई थीं। लेडी माँ इसे सबके सामने प्रदर्शित करने के लिए तैयार नहीं थीं। अगर वे देखें तो न केवल उसके सबसे छोटे बेटे का चेहरा खो जाएगा, बल्कि पूरे लिन परिवार का चेहरा खो जाएगा। घर के दूसरी ओर से आए जोड़े भी उत्साह देखने के लिए खिड़की पर आ गए। सबसे पहले उन्होंने बिस्तर पर लेटे लिन योंगले को देखा।
यद्यपि वह पिछली रात की तुलना में काफी साफ सुथरा था, लेकिन उसके चेहरे को देखते ही पिछली रात की उसकी घृणित छवि सामने आ गई। लेडी माँ की हरकतें देखकर दंपति ने एक दूसरे को देखा और तुरंत समझ गए। वे घृणा से उबकाई लेते हुए झुक गए और एक तरफ हट गए। लेडी माँ ने फिर भी जाने नहीं दिया और लिन जियाजोंग और लिन योंगचेंग ने आरोपों का जोरदार खंडन किया, जबकि जिया झेंग का धैर्य जवाब दे रहा था। उसने लापरवाही से दीवार से मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया, उसे अपनी उंगली से उछाला और लेडी माँ के हाथ पर मारा। आउच! लेडी माँ के हाथ में एक तेज दर्द उठा, जिससे बिस्तर जमीन पर गिर गया। सभी गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं, उन्हें उम्मीद थी कि बिस्तर से लाल ईंटें गिरेंगी। हालांकि वहां कोई नहीं था। इसके बजाय बहुत सारी घिनौनी, चिपचिपी, पीली चीजें बाहर गिरीं। और मूत्र और मल की दुर्गंध जो अभी अभी फैली थी, एक बार फिर सभी के नथुनों पर हमला करने लगी। ये जानने के लिए कि उस बिस्तर में क्या लपेटा गया था, आगे निरीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तो बकवास है, एक आदमी चिल्लाया और उल्टी करते हुए घर से बाहर भागा, ताजी हवा के लिए हौंफ रहा था। एक बार जब उसकी सांसें संभल गईं, तो वह पीछे मुड़कर लेडी माँ को ये कहते हुए कोसना नहीं भूला कि वह कितनी घृणित हैं, उन्होंने अपने हाथों को मल और मूत्र से भर लिया है। अन्य लोग भी निराश होकर बाहर भाग गए और कमरा अचानक बहुत अधिक सहनीय हो गया। लेडी माँ ने अपने होठों को भींच लिया और जल्दी से फर्श पर पड़े गंदे बिस्तर को साफ करने लगी, जबकि लिन जियाजोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके गुस्से को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं बचा। लिन योंगले को अभी भी बिस्तर पर गहरी नींद में सोते हुए देखकर उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। वह थप्पड़ महत्वपूर्ण था, क्योंकि लिन योंगले, जो पहले से ही बहुत होश में नहीं था, अचानक जाग गया। खोखली आंखों से घूर रहा था, एक हाथ से अपने सिर को पकड़े हुए और दूसरे हाथ से अपने नितंबों को मजबूती से दबाते हुए वह कोने में सिकुड़ गया, जोर से चिल्ला रहा था, बड़े भाई, मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे छोड़ दो। कल रात बहुत दर्द हुआ, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़े भाई, मुझे आराम करने दो, बस मुझे आराम करने दो। जिस क्षण लिन जियाजोंग का हाथ थप्पड़ से जुड़ा, उसे तुरंत पछतावा हुआ। बेहतर यही था कि अपने बेटे को, जो ठीक हालत में नहीं था, सोने दिया जाए। अब पूरे गांव को पता चल गया कि उसका बेटा मूर्ख बन गया है। बकवास, अपना मुंह बंद करो। लिन जियाजोंग को डर था कि उसका बेटा जेल में हुई सारी बातें उगल देगा, इसलिए वह सख्ती से चिल्लाया। हालांकि लिन योंगले, जो पहले से ही जेल में बिताए समय से बुरी तरह डर गया था, डर के मारे फिर से भीग गया और बदबू उठने लगी और वह एक बार फिर असंयमित हो गया। अब पूरे गांव को समझ आ गया कि यह सब लिन योंगले की ही गड़बड़ी थी। लगभग 20 वर्ष का एक युवक फिर भी बिस्तर गीला कर रहा है, यहाँ तक कि उसे गंदा भी कर रहा है। अधिक चतुर ग्रामीणों ने तुरंत ही इसे समझ लिया और आसपास के लोगों से फुसफुसाते हुए बोले, क्या उनका दूसरा बेटा मूर्ख बन गया है? उसे देखो, वह पड़ोस के गांव के बेवकूफ से बहुत मिलता जुलता है। दूसरों की नज़र और भी तेज थी। उन्होंने लिन योंगले के स्थिर बाएं पैर को देखा। अरे देखो, क्या वह अपना बायां पैर नहीं हिला सकता? मैंने सुना है कि उसका पैर एक मेज से कुचल गया था, और ऐसा लगता है कि यह सच था। लिन योंगले की दयनीय स्थिति को देखते हुए और लेडी माँ और उसके पति के पश्चाताप और असहाय भावों को देखते हुए लिन युआन समझ गया कि लेडी माँ लिन योंगले के कारण चिंतित थी। उन्हें डर था कि कहीं वह इस हालत में न दिख जाए जिससे उन पर शर्मिंदगी आ जाए। जैसा कि कहा जाता है, पारिवारिक घोटालों को प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए, ये भावना वह समझ सकती थी। हालांकि टूटे हुए पैर और असंयम के साथ लिन योंगले की दुखद स्थिति को देखकर लिन युआन को संतुष्टि की लहर महसूस हुई। जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। उसके पिता उसकी मदद करने की कोशिश में अपंग हो गए थे, जिससे उनका पूरा परिवार मानसिक रूप से टूट गया था। अब उस कड़वे और हताश करने वाले स्वाद को चखने की बारी उनकी थी। लिन योंगले की दुर्दशा ने लिन युआन को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया था। वह वास्तव में आज लिन योंगचेंग के लिए आई थी। उसकी नज़र लिन योंगचेंग पर टिकी हुई थी। लिन युआन ने देखा कि आज वह असामान्य रूप से शांत था और उससे नज़रें मिलाने से बच रहा था। लियू लिमिन ने हमेशा की तरह तेज तर्रार होकर ग्रामीणों की अराजकता का फायदा उठाया और कमरे के हर संदिग्ध कोने का निरीक्षण किया। उस समय वह कोने में एक जोड़ी जूते को लात मार रही थी और आश्चर्य से कह रही थी, ये किसके जूते हैं? ये इतने कीचड़ से सने क्यों हैं? उसकी बातों से सबका ध्यान जूतों की ओर चला गया। जूते पहचानने लायक नहीं थे। यदि लियू लिमिन की तेज नज़र न होती तो शायद उन्हें पीली मिट्टी के ढेर समझ लिया जाता। लिन योंगचेंग की निगाहें और भी अधिक विचलित हो गईं। ये और किसका हो सकता है? लिन युआन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा, जिसका इस घर में स्वामित्व है, इन जूतों का भी स्वामित्व उसी का है। एक पैर पहले से ही अपंग है, क्या ये बिस्तर पर पड़े आदमी के हो सकते हैं? अगर नज़रें जानलेवा होती तो लिन युआन लिन जियाजोंग की नज़रों से बचकर एक हेजहोग बन जाता। जितना मुझे, मैं कल रात शौचालय जा रहा था और गलती से कीचड़ में गिर गया। लिन योंगचेंग ने अपना गला साफ करते हुए एक विशेष रूप से विश्वसनीय झूठ गढ़ा।
लिन युआन और अन्य लोग हंसे। शौचालय जाते समय कीचड़ में पैर रख दिया। आश्चर्य है कि आपने अपने जूतों को कीचड़ के गोले में बदलने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप रात में स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते थे और अपने जूते वापस लाने के बजाय आप मिट्टी के गोले वापस ले आए। कमरे में बदबू से परेशान होकर दर्शक वापस नहीं लौटे, वे बस दरवाजे और खिड़कियों पर इकट्ठा हो गए। अब तक वे सभी स्थिति को समझ चुके थे, जूते स्पष्ट रूप से अपराध का साधन थे। कल रात लिन योंगचेंग ईंटें चुराने के लिए लिन युआन के घर में घुस गया होगा। लेडी मा और लिन जियाजोंग को अंततः समझ आ गया कि क्या हो रहा था। उनके बेटे को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। उनका सबसे बड़ा बेटा झूठ बोलते समय हमेशा अपनी आंखें सिकोड़ लेता था और अभी तो उसने स्पष्ट रूप से ऐसा ही किया। लिन जियाजोंग को लगा कि वह मरने वाला है। छोटे बच्चे तो चिंताजनक थे ही, बड़े बच्चों के लिए भी मानसिक शांति का कोई कारण नहीं था। हालांकि सौभाग्य से चोरी का सामान अभी तक नहीं मिला है। उसने सोचा कि अभी के लिए लिटिल डिजास्टर स्टार को मूर्ख बनाना ही बेहतर होगा। अहम लिन युआन, एक जोड़ी जूते कुछ भी साबित नहीं करते। चारों ओर देखो, तुमने मेरे घर को लगभग उलट पुलट कर दिया है और अभी तक तुम्हें अपने घर की लाल ईंटें नहीं मिली हैं। इस बारे में कैसा है? उन कुछ लाल ईंटों का कोई खास मूल्य नहीं है। पहले तुम वापस जाओ और जब मौसम ठीक हो जाएगा तो हम गांव के मुखिया से खोज में मदद करने के लिए कहेंगे, ठीक है? लिन युआन ने भौहें चढ़ाईं। ज़्यादा मूल्यवान नहीं। क्या लिन जियाजोंग का यह मतलब था कि वह राई का पहाड़ बना रही थी और चंद तैल चांदी के लिए अपने परिवार को नहीं छोड़ रही थी? लिन युआन ने कहा, हालांकि हमारे संबंध टूट चुके हैं और आप अब मेरे चाचा नहीं हैं, आप अभी भी उसी गांव में रहते हैं और अपने बड़े भाई के प्रति सम्मान के कारण यह उचित है कि मैं आपको चाचा कहकर संबोधित करूं। ऐसा लग रहा था कि उसने लिन योंगले द्वारा कांत गर्मी बिस्तर पर छोड़े गए मल पर ध्यान नहीं दिया और हल्के से उसकी ओर बढ़ गई। जैसे ही लिन योंगचेंग की आंखें चौड़ी हो गईं, लगभग ये सोचकर कि उसने पता लगा लिया है कि चोरी का सामान कहाँ छिपा हुआ था, लिन युआन रुक गई, एक रहस्यमय मुस्कान के साथ पीछे मुड़ी और बोली, चाचा, आपने अभी क्या कहा? मैंने सब कुछ उल्टा कर दिया है। मुझे आश्चर्य है, प्रिय चाचाओं और यहाँ उपस्थित बुजुर्गों, क्या मेरे आने के बाद से लिन युआन ने सुई या धागे को छुआ है? या फिर मैं इस जगह को अंदर से बाहर तक बदल रहा हूँ? नहीं, सही। तो अंकल, कृपया मेरे सिर पर इतनी बड़ी टोपी मत थोपिए, वरना जब तुम्हारे घर से कोई चीज़ गायब हो जाएगी तो तुम पलटकर मुझ पर चोरी का आरोप लगा दोगे। लिन जियाजोंग असहाय चिड़चिड़ाहट से उबल रहा था, फिर भी उसके पास कोई खंडन नहीं था। लड़की सही थी, उसने किसी भी चीज़ पर उंगली नहीं रखी थी। शुरू से ही उसकी पत्नी ही परेशान थी। लेडी माँ की ओर देखते हुए, जो अपने सबसे छोटे बेटे के बाद सफाई करते हुए चुपचाप आंसू पोंछ रही थी, लिन जियाजोंग वास्तव में उसे दक्षिणी दीवार के आधार पर लात मारना चाहता था। फिर भी लिन जियाजोंग ने अचानक सोचा कि चूंकि लिटिल डिजास्टर स्टार ने कहा था कि उसने कुछ भी नहीं खोजा है, तो शायद वह बिल्कुल भी खोज नहीं करने वाली थी। जैसे ही वह मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि लिन युआन जल्दी से चला जाएगा ताकि वह सबूतों को नष्ट कर सके, उसने लिटिल डिजास्टर स्टार को अचानक हंसते हुए सुना, हालांकि चूंकि मेरे चाचा ने यह अनुरोध किया है, इसलिए मेरे लिए पूरी तरह से खोज न करना बिल्कुल अनुचित होगा। लिन जियाजोंग लगभग लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर गया। तुम लगभग गुस्से से भरे लिन जियाजोंग को अनदेखा करते हुए लिन युआन जल्दी से लिन योंगले के कान के सिर तक चला गया, ऊपर से उसे नीचे देख रहा था। लिन योंगले सचमुच भयभीत था और अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन लिन योंगचेंग घबरा गया, जल्दी से उसे एक तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिया झेंग ने उसे रोक दिया। लिन योंगचेंग के हाथों को पकड़ते हुए यंग मास्टर जिया ने अचानक ठहाका लगाते हुए कहा, ओह, मैंने सुना है कि तुम स्कूल में पढ़ रहे हो। तो फिर आपके हाथ इतने कठोर और छालेदार क्यों हैं, मानो आपने बहुत अधिक शारीरिक श्रम किया हो। उफ, लगता है आपके नाखूनों के नीचे अभी भी कुछ फंसा हुआ है जिसे साफ नहीं किया गया है। मुझे करीब से देखने दो। लाल पाउडर, लाल ईंट के टुकड़े जैसा दिखता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका स्कूल आपको सिर्फ साक्षरता ही नहीं सिखा रहा है, बल्कि ईंटें ढोना और घर बनाना भी सिखा रहा है? लिन योंगचेंग खुद को छुड़ाने की ताकत खोते हुए पसीने से तरबतर हो गया, क्योंकि उसके सारे कुकर्म उजागर हो गए थे। लिन युआन ने अपनी हंसी दबा ली, क्योंकि अब केवल चोरी का सामान ही बचा था। अब उसे यकीन हो गया था कि ईंट चोर लिन योंगचेंग था, और ईंटों के स्थान के बारे में लिन युआन ने हल्के से मुस्कुराया और जोर से कान के सिर पर लात मारी। एक खड़खड़ाहट के साथ उसने स्टोव पर हीटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कंग में एक बड़ा छेद कर दिया। चारों ओर हर किसी की घबराई हुई निगाहों के नीचे लिन युआन ने अपने पैर की नोक का इस्तेमाल स्टोव के छेद को अवरुद्ध करने वाली मिट्टी की ईंटों को खुरचने के लिए किया, और फिर थोड़ा झुकते हुए उसने उद्घाटन से एक लाल चौकोर आकार की ईंट निकाली। यह एक लाल ईंट थी। कुछ क्षण की शांति के बाद गांव वालों में हड़कंप मच गया। जैसी की उम्मीद थी, ईंट चोर लिन परिवार से ही था।
और यह कोई और नहीं बल्कि लिन योंगचेंग था, जो शहर के स्कूल में पढ़ रहा था। लिन जियाजोंग का बुरा चेहरा आज उसके दोनों बेटों द्वारा पूरी तरह से अपमानित हो गया था। उसके गोल मटोल गाल क्रोध से कांप रहे थे। लेडी माँ को अब अपने छोटे बेटे के बाद सफाई करने में कोई रुचि नहीं थी। उनकी अविश्वास भरी निगाहें उनके बड़े बेटे पर टिकी थीं, जो अब उनकी एकमात्र आशा थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उनके घर में उन कुछ छोटी छोटी ईंटों की कमी कैसे हो सकती है? उन बेकार ईंटों की तुलना में उसके बेटे का भविष्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। वह बिना किसी विवेक के इतना अपमानजनक काम कैसे कर सकता है? इस समय लिन योंगचेंग पहले से ही इतने पछतावे से भरा हुआ था कि उसे अंदर तक पीड़ा हो रही थी। कल रात अपने छोटे भाई के चेहरे पर पीड़ा देखकर उसने लिन युआन, उस छोटे आपदा स्टार पर सब कुछ दोष दिया। और जब उसने सोचा कि वे लोग बगल में ही लाल ईंटों से एक नया मकान बना रहे हैं, तो उसे अन्याय का गहरा एहसास हुआ। गुस्से में आकर उसने उन लाल ईंटों को निशाना बनाया था। सच कहूं तो उन ईंटों का कोई खास मूल्य नहीं था, यहाँ तक कि वेश्यालय में भोजन के लिए भी पर्याप्त नहीं। लेकिन उस छोटे से डिजास्टर स्टार द्वारा लाल ईंटों को चोरी होते और उन्माद में धकेले जाने का विचार ही उसे प्रतिशोधात्मक संतुष्टि का एहसास कराने के लिए पर्याप्त था कि पिछली रात का कुकर्म इसके लायक था। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक रात जब आसपास कोई नहीं होगा, तब भी वह उसे ढूंढने में कामयाब हो जाएगी। जिया झेंग ने स्टोव के छेद को साफ कर दिया, जिससे अंदर बेतरतीब लेकिन कसकर पैक की गई लाल ईंटें दिखाई देने लगीं। जिया झेंग ने जमीन पर पड़ी गंदी मिट्टी की ईंटों को घृणा से देखा और लिन युआन के बारे में अपने दिल में बड़बड़ाया। वह लड़की, वह शारीरिक श्रम उस पर क्यों नहीं छोड़ सकती थी? चाचा, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि मैं चोरी का सामान नहीं ढूंढ पाऊंगा? अब जब लाल ईंटें मिल गई हैं, तो हम इस पर कैसे चर्चा कर सकते हैं? लिन युआन ने लापरवाही से अपने हाथ में रखी लाल ईंट को जमीन पर फेंक दिया, अपने हाथों से धूल को आसानी से झाड़ दिया और लिन जियाजोंग को मजाकिया, लगभग मनोरंजक नजरों से देखा। लिन जियाजोंग ने महसूस किया कि उसकी उपहासपूर्ण और पूर्वानुमानित निगाहों के कारण उसका मुंह हिल रहा था। उस दिन उन्होंने उसे सुअर के पिंजरे में क्यों नहीं डुबो दिया था? इससे पहले कि लिन जियाजोंग कुछ बोल भी पाती, लेडी माँ ने अपने हाथों से गंदा बिस्तर फेंक दिया था। 2 या 3 कदम आगे बढ़कर लिन योंगचेंग के सामने सुरक्षात्मक रूप से खड़ी हो गई थी और अपने हाथों को मुर्गी की तरह अपने चूजे की रक्षा करते हुए उन्मत्त होकर बोली, ये ईंटें, मैंने इन्हें चुराया है। उनका मेरे बेटे से कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हे छोटे आपदा स्टार, मेरे बेटे पर कीचड़ उछालने की मत सोचना। ये सब मेरी ही गलती थी। उसका सबसे बड़ा बेटा ही उसकी एकमात्र उम्मीद था और वह उसे चोर नहीं कहलाने देना चाहती थी। यदि यह बात कस्बे के स्कूल के विद्वानों के कानों तक पहुंच गई, तो कोई भी चांदी उसके बेटे को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। लिन युआन कुछ देर रुकी, इससे पहले कि वह समझ पाती। वह ठीक से जानती थी कि लेडी माँ का लक्ष्य क्या था। हालांकि चूंकि उसने इस मामले को तूल दे दिया था, इसलिए वह लिन योंगचेंग को संभलने का कोई मौका नहीं देने वाली थी। पहले उसने योंगले को उसके मूनकेक स्टॉल पर छापा मारने के लिए उकसाया और अब उसने लाल ईंटों को निशाना बनाने की हिम्मत की। कौन जानता था कि अगली बार वह लिन दाशुआन के उदाहरण का अनुसरण करेगा और उसके परिवार के सदस्यों को निशाना बनाएगा। वह पहले ही एक बार मूर्ख बन चुकी थी। वह लिन दाशुआन की घटना को दोबारा नहीं होने दे सकती थी। हालांकि इससे पहले कि लिन युआन कुछ बोल पाती, लेडी माँ के पीछे खड़े लिन योंगचेंग ने सबसे पहले विरोध किया और चिंतित होकर कहा, बिल्कुल, ये लाल ईंटें मैंने नहीं चुराईं। मुझे नहीं पता कि वे मेरे बिस्तर के नीचे कैसे आ गए। एक तेज नज़र के साथ लिन योंगचेंग ने दृढ़ता से अपनी उंगली उठाए और उसके सामने वाली महिला, उसकी माँ की ओर इशारा किया और बिना किसी शर्म या हिचकी के उस पर आरोप लगाया, माँ, क्या यह आप थीं? सचमुच, क्या यह आप थे? तुम ऐसी बेशर्मी वाली बात कैसे कर सकते हो? हमारे परिवार को भोजन या कपड़ों की कमी नहीं है। भले ही आप लिन युआन के परिवार द्वारा नया घर बनाने की अनुमति न देते हो, आप बस जाकर उनसे चोरी नहीं कर सकते। देखो, अब क्या हुआ है, जब ये बात प्रकाश में आ गई है, तो तुम फिर कभी गांव में किसी का सामना कैसे करोगे? लेडी माँ का मुंह सदमे से खुला रह गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये शब्द उस बेटे से आ रहे हैं जिसे उन्होंने पूरे दिल से पाला और सुरक्षित रखा था। शुरू से ही उसने खुद को खाने के लिए एक भी अच्छा निवाला नहीं दिया, सब कुछ अपने 2 बेटों के लिए बचा कर रखा और जब वे गलत काम करते तो उसका दोष भी अपने ऊपर ले लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि बदले में उसे केवल बेशर्मी और मुंह दिखाने लायक न होने के आरोप मिलेंगे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल पर क्रूरता से वार किया जा रहा हो और चाकू चलाने वाला उसका बेटा था जिसे वह बहुत प्यार करती थी। लिन युआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन योंगचेंग इतना नीचे गिर जाएगा। सचमुच, इससे बड़ी बेशर्मी और कोई नहीं थी। यद्यपि लेडी माँ की गहरी मात्र प्रवृत्ति से प्रभावित होकर लियू लिमिन भी लिन योंगचेंग के व्यवहार से पूरी तरह से घृणा करती थी और क्रोधित होकर खड़ी हो गई और चिल्लाई, लिन योंगचेंग, क्या तुम इंसान भी हो?
ये लाल ईंटें स्पष्टतः आपने चुराई हैं और आप में पश्चाताप करने की भी शालीनता नहीं है। इसके बजाय आपकी माँ आपकी रक्षा करने के लिए स्वयं को दोषी मान रही है, और आप यहाँ हैं, बिना किसी कृतज्ञता के उसे कोस रहे हैं। क्या आपका दिल किसी कुत्ते ने खा लिया है? आप ही सबसे बेशर्म हैं। घृणित हूँ, तुम इतना यकीन कैसे कर सकते हो कि मैंने उन्हें चुराया है? मेरी माँ ने पहले ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आप निर्दोष लोगों पर आरोप लगाने के बजाय उस व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों नहीं करते जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है? वास्तव में यहाँ बेशर्म कौन है? लिन योंगचेंग ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। उसे यकीन था कि लेडी माँ अपना कबूलनामा कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि वह अब उसकी एकमात्र उम्मीद थी। आपको लगता है कि आपने बेशर्मी देखी है? ऐसी बेशर्मी आपने कभी नहीं देखी होगी। इतने सालों तक लिन योंगचेंग के साथ एक ही छत के नीचे रहने के कारण लिन युआन अपनी बेशर्मी से अनजान नहीं था। अब वह बस लेडी माँ को ठंडी, सहानुभूतिपूर्ण हंसी के साथ देख रही थी, मानो उनमें भविष्य की लेडी यान को देख रही हो। हालांकि लियू लिमिन अत्यधिक हताश होकर हंस रहे थे। गांव वाले मूर्ख नहीं थे, कौन नहीं देखेगा कि लेडी माँ अपने बेटे के लिए जिम्मेदारी ले रही है। ये केवल लिन योंगचेंग था जो खुद को धोखा दे रहा था। बस अपना मुंह बंद करो। लियू लिमिन ने अपनी आंखें घुमाईं और जमीन पर पड़े जूतों की जोड़ी की ओर इशारा किया जो कीचड़ में बदल गए थे, और फिर अपने फफोलेदार हाथों की ओर इशारा करते हुए कहा, आप इन जूतों के बारे में क्या कहेंगे? और आपके हाथों का क्या? मुझे मत बताना कि ईंटें तुम्हारी माँ ने चुराईं, तुम्हारे जूते पहने और तुम्हारे हाथों का इस्तेमाल किया। जब लेडी माँ ने पहले अपने सबसे बड़े बेटे की रक्षा के लिए अपनी बाहें फैलाई थीं, तो उनके हाथ सभी को पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे, पूरी तरह से साफ और सुरक्षित। लेडी माँ स्वयं भी दंग रह गईं। सामान्य परिस्थितियों में उसके पास कोई बहाना हो सकता था, लेकिन इन दिनों उसने घर का सारा काम अपनी सास लेडी यान पर छोड़ दिया था। घर पर वह व्यवहारिक रूप से एक युवा महिला की तरह जीवन व्यतीत करती थी। उसे सब कुछ नहीं सौंपा जाता था, लेकिन निश्चित रूप से कोई कठिन काम भी नहीं किया जाता था। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि उसके हाथ कठोर और छालों से मुक्त थे, लेकिन उसके सबसे बड़े बेटे के हाथ सबसे मजबूत सबूत थे। बचपन से ही लाड़ प्यार से पाला गया उसका बेटा कभी झाड़ू तक नहीं छू पाया था, फिर उसके शरीर पर इतने छाले कैसे हो गए? और उसके नाखूनों के नीचे जो लाल पाउडर का अवशेष था, वह स्पष्ट रूप से लाल ईंटों का था। ये लिन योंगचेंग अभी भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे अंततः जिम्मेदारी से बचने का अवसर मिल गया था। वह स्वेच्छा से अपना अपराध कैसे स्वीकार कर सकता था? अचानक लिन जियाजोंग ने अपने दांत काटे और अपने बेटे को घूरते हुए कहा, ईंटें वास्तव में मेरी पत्नी ने चुराई थीं। कल गाड़ी चलाने में मेरी मदद करते समय मेरे बेटे के हाथ में चोट लग गई, और जूते भी उसके ही हैं। सच कहूं तो मेरा छोटा बेटा कल ही जेल से बाहर आया है और वह अचानक भारी बारिश में फंस गया। गाड़ी सड़क पर कीचड़ में फंस गई, इसलिए मेरे पास मेरे सबसे बड़े बेटे को बाहर निकालकर धक्का देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।